तो फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे 2026 के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मतलब इस चैनल पे आपके वीडियोज आ रहे हैं, आप देखते रहिए। आपको पीछे वीडियोज मतलब आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियोज के लिंक्स भी हम डाल देंगे, और इस चैनल को आप विजिट कीजिए और जो भी क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं उसको देखते रहिए। मैथ्स के हो, साइंस के हो या सोशल साइंस के हो। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है ये सिविक्स का मतलब पॉलिटिक्स साइंस का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिक सद्भाव से सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? यानी सांप्रदायिक मतलब हो गया कि जो धर्म हमारा, अलग अलग धर्म के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, उनमें सद्भावना प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, वो बताइए। तो सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ क्या होता है कि विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों के बीच आपसी सम्मान, प्रेम और सहयोग बनाए रखना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि सांप्रदायिक सद्भाव क्या हुआ कि विभिन्न धर्मों के बीच, संस्कृतियों और समुदायों के बीच क्या करना है, आपसी सम्मान, प्रेम और सहयोग को बनाए रखना है। विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, संस्कृति के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, इस तरह से उसके बीच हम लोग को क्या करना है, आपसी सम्मान, प्रेम और सहयोग बनाए रखना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विद्यालय या मोहल्ले में सभी धर्मों के त्योहारों में भाग लेंगे। वो हमारे दिवाली में आए, हम उसके ईद में जाए, इस तरह से। ठीक है, शुभकामनाएं देना चाहिए उसको, सबका शुभकामना भी देना है। हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली, ये सब। उन मित्रों के बीच अफवाहें और घृणास्पद बातें रोकना, सत्यापन के बाद ही बात फैलाना। ठीक है, आप इसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। चैनल पर जितने भी वीडियो जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, और गारंटी के साथ कहते हैं कि घूम फिर कर आपके ही एग्जाम में जरूर आएगा। अब आइए, भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करें। भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं। पहला है, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करना। वो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तुम महिला हो, हम पुरुष हैं, इस तरह से भेदभाव नहीं करना। रोजगार पाने के लिए पुरुष और नारी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। नारियों के पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया गया है। नारियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया गया है। ये भी लैंगिक समभाव है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा जिसमें पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसका उल्लेख कर देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए काफ़ी याद रखिएगा, 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट करें। ठीक है, सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा, लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनता द्वारा चुने गए। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासित होते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, ये जनप्रतिनिधियों से शासित होती है। ये जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं। जो प्रतिनिधि हम लोग चुन के भेजते हैं लोकतंत्र मतलब लोकसभा में, वो क्या है, किसी राजनीतिक पार्टी से ही होता है, सदस्य होता है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना इतिहास होता है, इनकी अपनी निश्चित राजनीतिक विचारधारा और नीतियाँ होती है। इसी आधार पर जनता इनका समर्थन करती है। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं, चयनित उम्मीदवार बहुमत हासिल कर सकते सरकार बनाते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो बहुमत नहीं प्राप्त करेगा वो विपक्ष बन जाएगा। वे सदन के अंदर और बाहर जनता की समस्या को उठाते हैं। यानी जो शासन में है वो तो है ही, मतलब काम करेंगे, अगर हमारे जो काम नहीं करते हैं तो जो विपक्षी नेता है वो बाहर या सदन में क्या करेंगे, वो जनता की समस्या उठाएंगे कि आप ही जनता का ये काम नहीं किए हैं, इसको कीजिए। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? काफ़ी पीवी है ये,
इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। ठीक है, निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करना और न ही उसको विशेष दर्जा देना। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने या उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे विभिन्न तरीके के विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, बात समझ रहे हैं आप। चलिए आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता यानी पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव, ठीक ना, तो क्या करते हैं, लैंगिक असमानता करते हैं। ठीक है, लिंग के आधार पर यानी पुरुषों और स्त्रियों में भेद करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे यानी नीचे समझना और हीन समझने की भावना लैंगिक असमानता है। सीधा बात, पुरुष और स्त्री में जो भेद होता है, भेद करते हैं, वही लैंगिक असमानता है। लड़कियों को लड़के की तुलना में कम समझना कम समझना, महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना कि हाँ लड़की को ये इतना ही शिक्षा देना है, खान पान कम देना है, पालन पोषण कम करना है, ये अंतर करना जो होता है वो क्या होता है, लैंगिक असमानता होता है। लड़की को घर के चार दीवारी में कैद करके रखना, ये भी लैंगिक असमानता है। ठीक है, और घर के काम काज तक सीमित ही रखना, ये भी लैंगिक असमानता का उदाहरण है। स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण, पुरुष अपने आप को मतलब स्त्री पे हावी करना चाहता है, वो भी लैंगिक असमानता ही है। ठीक है, ये सब लैंगिक असमानता का उदाहरण है। मतलब स्त्रियों पुरुषों में भेदभाव करना, ये ही लिंग के आधार पर अगर हम लोग किसी में भेदभाव करते हैं, पुरुष और स्त्री में भेदभाव करते हैं, वही क्या होता है, लैंगिक असमानता होता है। उदाहरण में आप दे सकते हैं कि लड़कियों को लड़के की तुलना में कम महत्व देना, खान पान, शिक्षा, ये सब में कम महत्व देना। ठीक है, घर में के चार दीवारी में कैद करके रखना, ये सब लैंगिक असमानता का उदाहरण है। अब आते हैं हम लोग संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। संविधान की सर्वोच्चता संघीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका आशय यह है संविधान लिखित, निश्चित तथा स्पष्ट हो। ठीक है? संविधान की सर्वोच्चता कब कहिएगा, जब इसका लिखित, निश्चित तथा स्पष्ट हो संविधान। ठीक है, संविधान राज्य की सर्वोच्च विधि है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो जो संविधान में जो नियम बन गए हैं उसका पालन सभी नागरिक को करना है। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है, केंद्र और इकाइयों के बीच यानी केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है। सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी है। यानी अब एक ही आदमी सत्ता में रहेगा तो क्या होगा, मतलब थोड़ा मतलब क्या होगा कि वो अपने आप को क्या समझने लगेगा। इसलिए क्या मतलब मतलब ये भारत में चाहे पूरी दुनिया में जितने भी बहुत सारे लोग हैं तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना चाहिए कि ना आप लोग कर लिए तो हम लोग को भी थोड़ा शासन करने दीजिए। इसीलिए सत्ता का विभाजन आवश्यक है। सभी समूह संतुष्टि महसूस करते हैं, विद्रोह का संभावना कम हो जाता है। अगर लगातार एक ही आदमी करेगा तो क्या होगा, विद्रोह हो जाता है। इतिहास में आप पढ़े भी होइएगा, ठीक ना, इसका कि लगातार एक ही आदमी अगर शासन करते रहता है तो नागरिक में विद्रोह का भावना उत्पन्न हो जाता है, तो वो अपना कानून थोपने लगता है। इसीलिए सत्ता का विभाजन आवश्यक है। ठीक है, सामाजिक विभेदों की राजनीति किस प्रकार निर्भर करती है, इस बात को याद रखिए। सामाजिक विभेदों की राजनीति के परिणाम इस पर निर्भर करते हैं। पहला है पहचान की धारणा। यदि लोग अपनी सामाजिक पहचान के विशिष्ट और नेताओं विशिष्ट अनन्य मानते हैं तो सामंजस्य मुश्किल होता है। सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम, पहचान की धारणा पे और नेताओं की भूमिका पे। यदि नेता संविधान के दायरे में रहकर और अन्य समूहों को नुकसान पहुंचाए बिना मांग उठाते हैं तो इसे संभालना आसान होता है।
सरकार का रुख भी सामाजिक विभेद पर निर्भर करता है। यदि सरकार सत्ता साझा करने के और अल्पसंख्यकों या हाशिए के समूहों के जायज मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है तो सामाजिक विभाजन कम खतरनाक खतरनाक वह बात को याद रखिएगा। ये सामाजिक विभेद के कारण राजनीति में क्या परिणाम आ सकते हैं, तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? मार्टिन लूथर किंग कौन थे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक अमेरिकी बैप्टिस्ट पादरी पुजारी, ठीक है, प्रमुख नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1950 और 60 के दशक में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर अहिंसक तरीके से अमेरिका के में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। लिथर कौन थे? जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किए, और वो एक अमेरिकी बैप्टिस्ट पादरी थे और प्रमुख नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। वो नस्लीय भेदभाव मतलब काले गोरे भेद वाले, उसको नस्लीय भेदभाव कहते हैं, खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व भी मार्टिन लूथर किंग ने किया है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, अब आता है विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? एक सीमा में रहने पर विविधता राष्ट्र के लिए उपयोगी। अगर सीमा में रहकर अगर कोई काम किया जाए तो विविधता जो होगी, जो भिन्नता है, वो राष्ट्र के लिए उपयोगी है। लेकिन अगर उस सीमा का उल्लंघन हो जाएगा, वो सामाजिक विभाजन, ठीक है, जैसे ही सीमा का उल्लंघन होगा सामाजिक विभाजन और आपसी संघर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ही विविधता राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। श्वेत और अश्वेत का संघर्ष, मुस्लिम समुदायों के बीच दंगा, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच संघर्ष इसके उदाहरण है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन इस प्रकार किया गया है। इस बात को भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर सामुदायिक सरकार का एक तीसरा स्तर था जो जर्मन, फ्रेंच या डच समुदायों के विशेष प्रतिनिधियों से ही बनता है, और यह सामुदायिक विषयों पर ही फैसले लेती है, जैसे भाषा, संस्कृति, शिक्षा इत्यादि। सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। चलिए, तो डे 1 के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं आज। समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, वाला समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के 4 कारण हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में शिक्षा का अभाव है। ठीक है, दयनीय स्थिति का कारण बताना है। तो स्त्रियों के बीच पर्दा प्रथा कायम है। बाल विवाह, विधवा विधवा विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ अभी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। दहेज प्रथा की स्त्रियों की दशा खराब करने में मदद जा तरह का बात को से समझिए। ये तो ये क्या हो गया, ये आप लोगों के लिए इस वर्ष के लिए जो 26 के लिए फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन सब था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यानी आपके जो क्वेश्चंस है मतलब पर डे आएगा, जैसे कि आज इतिहास भूगोल आ गया, मतलब आज भूगोल और सिविक्स आ गया फर्स्ट डे, तो दूसरे दिन इतिहास और इकोनॉमिक्स आ जाएगा, एक दिन आपदा प्रबंधन आ जाएगा। इस तरह से इस चैनल पे बने रहिए, आसानी से आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे, फिजिक्स का देंगे, केमिस्ट्री का आएगा, इस तरह का क्वेश्चन सब आते रहेगा। और 2026 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको पढ़ के जाइए। इससे क्या पता चल जाएगा आपको कि हाँ, हमको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब याद रख लेना है। ठीक ना, तो मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कहीं से, अपने नोट्स से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए, उसको भी पढ़िए, लेकिन इसको भी ध्यान दे दीजिए कि हाँ, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको भी देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी से भी आप 90+ नंबर ला सकते हैं अगर ध्यान से पढ़िएगा तो। ठीक है, इस तरह से ज्योग्राफी का वीडियो लिंक दे चुके हैं हम, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा और उसको भी देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह मैथ का भी जो भी वीडियो आ रहा है उसको ध्यान से देखना है।